एक बार की बात है, एक गांव में एक झोपड़पट्टी के अंदर बिट्टू लकड़हारा अपनी पत्नी गुड्डन के साथ रहा करता था। बिट्टू रोज सुबह सुबह जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाया करता और फिर बाजार में बेचने के बाद लकड़ियों से अच्छी अच्छी टेबल कुर्सी बनाया करता था। बिट्टू और गुड्डन बहुत ही गरीब थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहा करते थे। उन दोनों की कोई औलाद नहीं थी। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे। उन लोगों ने बहुत कोशिश करी, अस्पतालों में गए, बहुत सारे चेकअप कराए, लेकिन फिर भी उन्हें कोई खुशखबरी नहीं मिली। जिसके बाद वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे में ही खुश रहने लग जाते हैं। एक दिन, सुनती हो, आज मुझे आने में समय लग सकता है क्योंकि मैं आज अच्छी अच्छी लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल की सबसे ऊंची वाली पहाड़ी पर जा रहा हूँ। इसीलिए तुम आराम से खाना खा लेना और अपना ध्यान रखना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैंने आपका खाना पैक कर दिया है, आप अपने साथ लेते जाइए। वहाँ जंगल में खा लेना, नहीं तो पूरा दिन भूखे रहोगे। अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ। ऐसा बोलकर बिट्टू जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ियों की ओर निकल जाता है। पहाड़ियों पर पहुंचकर बिट्टू को बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ दिखाई देते हैं, जिनमें से एक पेड़ बहुत ही चमत्कार होता है। ये देखकर बिट्टू उस पेड़ की ओर जाता है और वहाँ पर सोचता है, अरे इस पेड़ में इतना चमक क्यों दिख रहा है? ये सबसे हटके क्यों है? जरूर इस पेड़ के अंदर कुछ खास बात होगी, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बिट्टू उस पेड़ को देखकर सोच में पड़ जाता है और अपने आप से बोलता है, अरे मैं क्या करूं? इस पेड़ को मैं काटूं या छोड़ दूं? मुझे तो इस पेड़ में कुछ जादू ही लग रहा है। मैं इसे काट कर देखता हूँ, न जाने इसके अंदर क्या निकलेगा। बिट्टू उस पेड़ को आराम से काट देता है। बिट्टू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उस पेड़ के अंदर एक नन्ही सी बच्ची होती है, जिसने अभी आंखें भी नहीं खोली थी, मानो जैसे अभी अभी उसने जन्म लिया हो। कोमल हाथ बिल्कुल बच्चे समान। उस बच्ची को देख बिट्टू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आप से बोलता है, लगता है भगवान ने हमें औलाद के रूप में इस बच्ची को दिया है। सचमुच मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं इस बच्ची को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। इसे खूब प्यार करूंगा। गुड्डन जब इस बच्ची को देखेगी तो वो तो इतनी सुंदर बच्ची को देख खुश हो जाएगी। चलो मैं इसे घर लेकर चलता हूँ। इतना बोलकर बिट्टू उस बच्ची को अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी की प्रतीक्षा करता है। गुड्डन पानी भरने के लिए नदी पर गई होती है। जब वो वापस लौटती है तो बिट्टू बोलता है, गुड्डन जल्दी से घर आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। बिट्टू गुड्डन को खाट पर लेटे हुए बच्ची दिखाता है। बच्ची को देख गुड्डन की ममता बाहर आ जाती है और वो बिना कुछ पूछे बच्ची को अपनी गोद में उठा लेती है और खिलाने लगती है। इतने में ही बच्ची रोने लगती है। बच्ची को रोते देख गुड्डन अपने बिट्टू पति से बोलती है, आप जाइए, जल्दी से दूध ले आइए, घर में दूध नहीं है, बच्ची कितना रो रही है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, जब तक तुम बच्ची को चुप कराने की कोशिश करो। बिट्टू दूध लेने के लिए चला जाता है। यहाँ गुड्डन बच्ची को चुप कराने की कोशिश करती है। बिट्टू थोड़े समय बाद दूध लेकर आता है और बोतल में डालकर अपनी पत्नी को दे देता है। गुड्डन बच्ची को दूध पिलाती है, जिसके बाद बच्ची चुप हो जाती है और सो जाती है। गुड्डन बच्ची को बिस्तर पर सुला देती है और अपने पति से बोलती है, अरे आपको ये बच्ची कहाँ से मिली? गुड्डन में लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल की ऊंची पहाड़ियों में गया था, जहाँ पर मुझे एक पेड़ चमकता हुआ दिखाई पड़ा। मैंने जब उस पेड़ को काटा तो उसमें ये बच्ची मिली। मैं बिना कुछ सोचे समझे इस बच्ची को घर ले आया, क्योंकि भगवान ने हमें कोई औलाद नहीं दी। क्या पता भगवान ने हमारे लिए इसे ही औलाद समझकर भेजा। ये समझकर मैं इसे अपने घर ले आया। क्यों, मैंने सही किया ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही करा। आज से हम इस बच्ची को पालेंगे और इसकी अच्छे से परवरिश करेंगे। तो फिर आज से हम इस बच्ची का नाम लक्ष्मी रखते हैं। लक्ष्मी के आते ही गुड्डन के परिवार में मानो लक्ष्मी ही आ गई। धीरे धीरे करके वो दोनों पति पत्नी बहुत अमीर हो जाते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर लक्ष्मी को बहुत ही अच्छा जीवन देते हैं। धीरे धीरे करके लक्ष्मी बड़ी हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। बिट्टू से उसकी सुंदर बेटी के बारे में सभी लोग पूछते रहते थे, बिट्टू तेरी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, तो फिर तू उसकी शादी क्यों नहीं करवा देता? अगर तू बोले तो मेरे पास एक अच्छा लड़का है जो मेरा खुद का बड़ा बेटा है, जो के विलायत में पढ़ता है, उसकी पढ़ाई खत्म होने वाली है। क्यों ना तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करा दो? नहीं नहीं, मुझे अपनी बेटी की शादी नहीं करनी अभी, वो बहुत छोटी है। मैं समय आने पर आपको शादी के लिए बता दूंगा। ऐसा बोलकर बिट्टू घर चला जाता है। घर आकर बिट्टू अपनी बेटी लक्ष्मी से बोलता है, बेटा तेरी शादी की उम्र हो गई है। सभी लोग मुझसे तेरी शादी के बारे में पूछते हैं और अच्छे अच्छे रिश्ते भी तुम्हारे लिए आते रहते हैं, तो तुम कब शादी करोगी? पिताजी, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसलिए मुझे शादी नहीं करनी। बेटा तुम शादी मत करना, लेकिन तुम एक बार उन सभी नौजवानों से तो मिल लो। लक्ष्मी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अपने पिता को मना नहीं कर पाई। अगले दिन लक्ष्मी को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, लेकिन लक्ष्मी कोई भी उत्साह नहीं दिखाती और वो चुपचाप गुमसुम बैठी रहती है। अचानक रिश्तेदारों के फोन पर फोन आते हैं।
जिसके बाद रिश्तेदार अपने आप उठकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही लक्ष्मी को देखने के लिए बहुत सारे लड़के आते हैं, लेकिन सभी लोग किसी न किसी कारण की वजह से वापस चले जाते। ऐसे ही समय बीत जाता है। एक दिन दरवाजे पर खटखटाहट होती है। जैसे ही लक्ष्मी अपने घर का गेट खोलती है, वो देखती है कि एक सुंदर नौजवान लड़का उसके गेट पर खड़ा होता है। वो और कोई नहीं, गांव के राजा का बेटा होता है, जिसका नाम अक्षय प्रताप सिंह होता है। आप कौन हैं और यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? मुझे विश्वास नहीं होता कि आपने मुझे नहीं पहचाना। लगता है आपने मुझे पहले कभी नहीं देखा। हाँ, सचमुच मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। इतने में ही बिट्टू और गुड्डन आ जाते हैं और वो राजा को देख उन्हें प्रणाम करते हैं और आदर सहित घर में बुलाते हैं। तभी राजा अक्षय प्रताप सिंह बोलते हैं, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मैं तो आप लोगों से छोटा हूँ, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए। वैसे मैं आप लोगों के पास आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। राजा की ये बात सुनकर लक्ष्मी हैरान हो जाती है और बोलती है, राजा जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे सारी खुशियाँ दे सकते हैं और मेरी सभी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। इसीलिए आपसे मेरी विनती है, आप मुझसे इसका कारण ना पूछें। ये बात सुनकर राजा निराश हो जाता है। तभी वो बोलता है, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी आपसे जबरदस्ती शादी नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? हाँ जरूर, हम दोस्त बनकर रहेंगे। इस तरह लक्ष्मी और राजा अक्षय बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों अक्सर मिला करते और बहुत सारा समय एक दूसरे के साथ बिताया करते थे। ये सब देख लक्ष्मी के माता पिता बाकी के आने वाले सभी रिश्ते को मना कर देते हैं, क्योंकि अब वो अपनी बेटी को परेशान नहीं करना चाहते थे। तभी एक दिन सुबह सुबह लक्ष्मी की माँ गुड्डन उसके कमरे में जाती है। वो देखती है लक्ष्मी अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। तभी गुड्डन पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? माँ, मुझे आज एक सपना आया है कि मेरे आसपास बहुत सारी परियां हैं और वो मुझे अपने साथ लेकर जा रही हैं। और उस सपने में मैंने पूर्णिमा की रात देखी है और आज पूर्णिमा की रात है। मुझे लगता है वो सभी परियां मुझे आज लेने आएंगी। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। आप कुछ करती क्यों नहीं? कहीं वो परी आ जाए और मुझे अपने साथ ले जाएगी तो मुझे आप लोगों से दूर ले जाएगी। ये सुनकर गुड्डन अपने पति को सारी बात बताती है, जिसके बाद बिट्टू राजा अक्षय को सब कुछ बताता है। राजा अक्षय प्रताप सिंह अपने सैनिकों को लेकर लक्ष्मी के घर के बाहर उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। राजा लक्ष्मी की चौकीदारी में कोई कमी नहीं रखते। 8 बजते ही चंद्रमा से एक रोशनी निकलती है और जमीन पर आकर पड़ती है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी प्रकट होती है, जिस पर 3-4 परियां सवार होती है। अचानक से लक्ष्मी परियों की तरफ खींची चली जाती है। उसके माता पिता उसके पीछे पीछे भागते हैं। अपने कमरे से निकलकर लक्ष्मी बाहर मैदान में आ जाती है, जहाँ पर सभी परियां प्रकट हो जाती है। तभी एक परी जादुई छड़ी घुमाती है। देखते ही देखते लक्ष्मी इंसानी रूप से परियों के रूप में बदल जाती है। लक्ष्मी अपने माता पिता से बोलती है, माँ, पिताजी, आपने मेरी बहुत सेवा करी, लेकिन अब मुझे आपको छोड़कर जाना होगा। तभी एक परी बोलती है, माफ कीजिएगा, हमें लक्ष्मी को आप लोगों से दूर लेकर जाना पड़ रहा है, लेकिन आज से काफी समय पहले की बात है। रानी परी की राजगद्दी के पीछे परी लोग की दुष्ट परियां लग गई थी। वो सभी रानी परी की राजगद्दी को छीनना चाहती थी, जिस कारण से रानी परी की होने वाली बच्ची को खत्म करना चाहती थी। इसलिए रानी परी ने पृथ्वी पर आने का फैसला किया और यहाँ पर आकर अपने बच्चे को जन्म दिया। जिसके बाद वो पृथ्वी लोक पर बुरे लोगों से अपने बच्चों को बचाने के लिए एक पेड़ के अंदर रखकर वापस परी लोक चली गई। वहाँ जाने के बाद उन्होंने कई सालों तक दुष्ट परियों के साथ युद्ध किया, जिसमें उनकी जीत हो गई। लेकिन वो अपने बच्चे को वापस नहीं ले जा सकती थी जब तक लक्ष्मी 21 वर्ष की ना हो जाए, क्योंकि राजगद्दी पर 21 वर्ष की कन्या को ही बिठाया जाता है। अब लक्ष्मी 21 वर्ष की हो गई है और परीलोक में लक्ष्मी की बहुत जरूरत है। उसे अपनी प्रजा का ख्याल रखना है और अपना कर्तव्य निभाना है। रानी परी कभी भी अंतिम सांस ले सकती है, इसीलिए वो खुद अपनी नजरों के सामने अपनी बेटी को राजगद्दी पर बैठते देखना चाहती है। इसीलिए आप सब हमें माफ करिएगा, हमें लक्ष्मी को आप लोगों से दूर लेकर जाना पड़ रहा है। लेकिन परी, हमारा क्या होगा? हमने लक्ष्मी को अपनी बेटी की तरह प्यार दिया है, वही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। आज जब हम बूढ़े हो गए हैं तो लक्ष्मी को हमारे साथ रहना चाहिए, लेकिन आप तो उसे अपने साथ ले जा रही हैं। माँ, आप चिंता मत करिए, मैं आप लोगों से ज्यादा दूर नहीं हूँ। मैं परी लोग से हमेशा आपके ऊपर नजर रखूंगी। आपको जब भी मेरी याद आए, आंखें बंद करके मुझे याद कर लीजिएगा, मैं आप लोगों के पास आ जाऊंगी। और राजा अक्षय, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आप ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहेंगे। मैं आपको परिलोक में जाकर बहुत याद करूंगी, लेकिन आप चिंता नहीं करें, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। इतना बोलकर लक्ष्मी खुशी से गाड़ी पर बैठती है। अपने परिवार और सभी लोगों को अलविदा कहकर बाकी परियों के साथ परिलोक के लिए निकल जाती है। गुड्डन और बिट्टू अपने आंसू पोंछते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। राजा अक्षय भी कभी भी नहीं शादी करते हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी से बहुत प्यार करते हैं और उसकी तस्वीर को देखकर उसे बहुत याद करते हैं।
लक्ष्मी के माता पिता लक्ष्मी को हमेशा अपनी यादों में रखते हैं और उसी के सहारे अपना जीवन बिताते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी से दूर परीलोक में खुशी नाम की एक परी रहा करती थी। खुशी परी रानी परी की बेटी होती है। खुशी परी का जन्मदिन होता है। रानी परी खुशी परी का बर्थडे बड़ी ही धूमधाम से मनाती है। अंत में खुशी परी रानी परी से अपने जन्मदिन का गिफ्ट मांगने जाती है। माँ, आपने मेरा जन्मदिन बहुत ही अच्छे से मनाया। आप परियों की सबसे अच्छी रानी और मेरी सबसे अच्छी माँ हो। माँ, आज मेरा जन्मदिन है, आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? हाँ खुशी परी, तुमने सही कहा। आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसीलिए मैं ये दुआ करूँगी कि तुम्हारा आगे का जीवन बहुत ही सुखी और सरल हो। और हाँ खुशी, आज तुम्हारे जन्मदिन के शुभ मौके पर मैं तुम्हें ये जादुई गाउन देती हूँ। खुशी, स्वर्ग का ये जादुई गाउन बहुत ही कीमती और चमत्कारी है, क्योंकि इसमें ऐसी जादुई शक्तियाँ हैं जिससे कि तुम किसी की भी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकती हो। और हाँ खुशी, इस जादुई छड़ी के चमत्कार से तुम मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकती हो। लेकिन हाँ खुशी, एक बात याद रखना, वो इंसान एक निर्दोष और जरूरतमंद होना चाहिए, तभी इस जादुई गाउन का जादू उस पर असर करेगा। मेरी बातों को ठीक से समझ गई ना तुम खुशी? हाँ रानी परी, मैं आपकी बातों को समझ गई हूँ। ये जादुई गाउन बहुत कीमती है, मैं इसे अपने पास अच्छे से संभाल कर रखूंगी और इसे कभी भी गलत हाथों में नहीं पड़ने दूंगी। माँ, मुझे आपका बर्थडे गिफ्ट बहुत पसंद आया, मैं अभी ये गाउन पहन कर आती हूँ। इसी तरह खुशी परी रानी परी का धन्यवाद देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद खुशी परी वो गाउन पहन लेती है, जिसे पहनने के बाद खुशी परी के अंदर जादुई शक्ति आ जाती है। खुशी परी वो गाउन पहनकर अपनी माँ को दिखाती है। ये देखिए माँ, मैं इस गाउन को पहनकर और भी सुंदर और खूबसूरत हो गई हूँ। मैं अपना ये गाउन पहनकर पृथ्वी लोक पर जाना चाहती हूँ और जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहती हूँ। ठीक है खुशी परी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम आराम से पृथ्वी लोक जाओ और कुछ दिन बिता कर आओ। इसके बाद बादलों में उड़ते हुए खुशी परी पृथ्वी लोक चली जाती है। पृथ्वी लोक पर पहुंचकर खुशी परी देखती है, वहाँ तो एक घायल व्यक्ति दर्द से कराह रहा है। ये देख खुशी परी को दया आ जाती है और वो अपने जादुई लहंगे से कहकर उस आदमी को ठीक कर देती है। धन्यवाद परी, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है। मैं इस गांव का सेठ हूँ। दरअसल एक बड़े ट्रक से मेरी टक्कर हो गई थी, जिस कारण मेरी टांग टूट गई थी, लेकिन तुमने मुझे चुटकियों में ठीक कर दिया। मैं तुम्हें खुश होकर तुम्हें सोने के 100 सिक्के देना चाहता हूँ। इसके बाद सेठ खुशी को सोने के 100 सिक्के दे देता है। उन्हें पाकर खुशी बहुत खुश होती है और उसके मन में लालच आ जाता है। अरे ये पृथ्वी के लोग तो बहुत अमीर है। यहाँ पृथ्वी पर इंसान कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित रहते हैं और यहाँ पृथ्वी के डॉक्टरों के पास उनका इलाज भी नहीं है। रानी परी ने मुझे ये जादुई गाउन जो दिया है, इससे मैं बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकती हूँ। तो क्यों ना मैं इस जादुई गाउन का इस्तेमाल ऐसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को ठीक करने में करूं और उनसे मुंह मांगी कीमत वसूल करूं। इससे मैं कुछ ही दिनों में स्वर्ग लोक की सबसे अमीर परी बन जाऊंगी और फिर मुझे किसी भी चीज के लिए माँ के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसके बाद खुशी परी एक अखबार में अपना ऐड निकालती है। खुशी परी गांव के जंगल में ही एक पेड़ के नीचे अपना आशियाना बना लेती है। टीवी और अखबारों में प्रचार देखकर जल्दी ही खुशी परी के पास पेशेंट आने लगते हैं, जिसके बाद खुशी परी एक एक करके सभी पेशेंट को अपनी जादुई लहंगे की मदद से ठीक करना शुरू कर देती है। इसी तरह जैसे जैसे लोगों को खुशी परी के बारे में पता चलता है, वो लोग अपना इलाज कराने के लिए परी के पास आने लगते हैं। पूरा दिन परी के पास पेशेंट की लाइन लगी रहती थी, जिस कारण परी का घमंड दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। वो लोगों से बहुत सारे सोने के सिक्के वसूलने लगी। अरे वाह, ये जादुई लहंगा तो बहुत ही मस्त है। मैंने इतने से दिनों में इस लहंगे की मदद से लाखों रुपए कमा लिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कुछ दिनों में परीलोक की सबसे अमीर परी बन जाऊंगी और सभी परियां मेरे यहाँ नौकरी पर आएगी। इतना कहकर खुशी मन ही मन खुश होती है। इसी तरह एक दिन एक बहुत ही बूढ़ी दादी खुशी परी के पास घायल अवस्था में आती है। बेटी, मैंने सुना है तुम अपनी जादुई शक्तियों की मदद से बड़ी सी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकती हो, इसीलिए बेटी मैं तुम्हारे पास आई हूँ। बेटी, मुझे पूरे शरीर में खुजली की शिकायत है, जिस कारण मेरी रातों की नींद उड़ गई है। क्या तुम मेरी ये बीमारी ठीक कर सकती हो? बेटी, तेरा मुझ पर बहुत एहसान होगा। दादी माँ, मैं आपकी बीमारी को ठीक तो कर सकती हूँ, परंतु उससे पहले यहाँ पर 10 तोला सोना रख दीजिए, उसके बाद ही मैं आपका इलाज शुरू करूँगी। आप मेरी बातों को समझ रही है ना? बेटी, मैं तो एक बहुत ही बूढ़ी महिला हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं गली गली भीख मांगकर गुजारा करती हूँ। मैं तुम्हें दुआएं और आशीर्वाद देने के अलावा कुछ नहीं दे सकती। मुझे माफ कर देना बेटी, कृपया करके मेरी बीमारी को ठीक कर दो। थक चुकी हूँ मैं इस बीमारी से लड़ते लड़ते, अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। ओए बुढ़िया, मैंने क्या यहाँ कोई धर्मशाला खोल रखा है जो मैं तुझे फ्री में ठीक कर दूं?
मेरी बात कान खोलकर सुन ले बुढ़िया, बिना पैसे और सोने की मैं तुझे ठीक नहीं करूंगी, समझी? इसीलिए अगर तुझे अपनी बीमारी को ठीक करना है तो जा जल्दी और ढेर सारे सोने के सिक्के और जेवर लेकर आ। बेटी, मैं तो बहुत ही गरीब बेसहारा हूँ। अगर मेरे पास ढेर सारे सोने के सिक्के और जेवर होते तो आज मेरी ऐसी हालत नहीं होती। बेटी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ बेसहारा और गरीब की मदद कर दो। अरे बुढ़िया, तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? पहले पैसे और सोने के सिक्के यहाँ रख, उसके बाद मैं तेरा इलाज करूंगी, वरना चल जा, निकल यहाँ से। मैं यहाँ फ्री नहीं हूँ तेरी फालतू की बकवास सुनने के लिए। इतना कहकर खुशी परी उस बूढ़ी दादी को धक्के मारकर भगाने लगती है और उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। लेकिन उसी पल वो बूढ़ी दादी जादू से अपने असली रूप में आ जाती है और रानी परी के रूप में बदल जाती है। ये देखकर खुशी परी के होश उड़ जाते हैं और वो रानी परी के आगे कुछ नहीं बोलती। खुशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह लोगों के साथ छल कपट करने की? मैंने तुम्हें ये जादुई गाउन गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए दिया था, ना कि अपनी जेब भरने के लिए, समझी? खुशी, अब तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इन बेसहारा लोगों से मुंह मांगे पैसे लूट कर उनको ठीक करने का। जादुई गाउन गरीब और बेसहारा लोगों को ठीक करने के लिए है, लेकिन तुमने तो इसका इस्तेमाल अपनी जेब भरने के लिए किया। इसीलिए खुशी, मैं इसी वक्त तुमसे ये जादुई गाउन वापस लेती हूँ और साथ में तुम्हें परीलोक से बेदखल करती हूँ, क्योंकि तुम्हारी जैसी लालची परी की परीलोक में कोई जगह नहीं है। नहीं नहीं रानी परी, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच के चक्कर में बह गई थी, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। माफ कर दीजिए ना रानी परी। इतना कहकर खुशी परी जोर जोर से रोने लगती है। वहीं खुशी परी की बात सुनकर रानी परी का दिल पिघल जाता है, क्योंकि रानी परी स्वभाव की बहुत ही नरम और दयालु थी। इसीलिए वो खुशी परी को एक मौका और देती है और उसे माफ कर देती है। इसके बाद खुशी परी सभी गांव वालों से माफी मांगती है और उसने जिससे भी रुपए लिए होते हैं उन सभी को रुपए गहने वापस करती है। उस दिन के बाद से खुशी परी बिना किसी रुपए पैसे के लालच के गरीब व अनाथ लोगों को बड़ी से बड़ी बीमारी मुफ्त में ठीक करती और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। गांव वालों को परी का ये स्वभाव बहुत अच्छा लगता है और वो खुश होकर परी की एक मूर्ति गांव में लगाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। एक गांव में दो बहनें प्राची और उमा रहा करती थी। प्राची की बेटी का नाम नव्या और उमा की बेटी का नाम कुमकुम था। नव्या स्वभाव की बहुत अच्छी थी और वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। उसकी आवाज बिल्कुल मर्दों जैसी थी। तो जब भी कुछ बोलती तो सभी उसका मजाक उड़ाते थे और कोई भी उसके साथ खेलना उठना बैठना पसंद नहीं करता। वहीं दूसरी ओर कुमकुम बिल्कुल पटर पटर बोलती थी, लेकिन वो स्वभाव की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी सभी उसके साथ खेलना उठना बैठना पसंद करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। एक दिन प्राची बाजार से सब्जी लेने के लिए जाती है, तभी अचानक उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद कुछ लोग मिलकर उसे अस्पताल पहुंचाते हैं। अस्पताल से जब उमा को फोन आता है तो वो नव्या और कुमकुम के साथ अपनी बहन से मिलने के लिए अस्पताल जाती है। नव्या अपनी माँ को बेड पर देख जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा चुप हो जाओ, तुम रो क्यों रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो कल मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। मम्मी मम्मी आपको क्या हो गया? आप यहाँ बेड पर क्यों लेटे हो? मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसीलिए डॉक्टर से चेकअप कराने आई हूँ। अभी के लिए तुम बाहर जाकर खेलो, मुझे आराम करने दो। ऐसा बोलकर प्राची नव्या और कुमकुम दोनों को बाहर भेज देती है। तभी वो अपनी बहन से बोलती है, दीदी मुझे लगता है मेरी बचने की उम्मीद बहुत कम है। आप तो जानती है नव्या के पिता उसे पहले से ही छोड़कर जा चुके हैं। शायद मेरा भी समय आ गया है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना। मैं जानती हूँ आप उसका अच्छे से ख्याल रखेंगी, लेकिन मैं माँ हूँ, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। आप तो जानती है मैं अपने सामने ही अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन मर्दों जैसी आवाज होने के कारण इसके कितने रिश्ते टूट गए। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है, कभी भी मेरी बेटी का आत्मविश्वास कम नहीं होने देना और तुम हमेशा उसका साथ देना। आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो आप पेपर वर्क पूरे कर दीजिए और कल तक का इंतजार करिए। अभी हम इनको एक बड़े ऑपरेशन के लिए लेकर जा रहे हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा तो इनकी जान बच पाएगी। ऐसा बोलकर डॉक्टर प्राची को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। अगले दिन जब सबको पता चलता है कि प्राची इस दुनिया में नहीं रही, तो अपनी माँ की मृत्यु देख नव्या फूट फूट कर रोने लगती है। माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आँखें खोलिए, आप मुझे इस तरह से अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। ओए नौटंकी, इतना रो मत, ठीक है? पहले तो तूने अपने बाप को खा लिया और अब अपनी माँ को। तेरी भूख खत्म नहीं होती क्या?
न जाने किसको खाकर इसकी भूख खत्म होगी। तेरी ये नौटंकी कब खत्म होगी? चलकर जल्दी से अपनी माँ का अंतिम संस्कार, और यहाँ खड़े खड़े आंसू मत बहा। अपनी मौसी की बात सुनकर नव्या को बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। थोड़ी देर बाद नव्या अपनी माँ प्राची का अंतिम संस्कार कर देती है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। नव्या अपनी माँ को बहुत याद करती है। वो अपनी माँ को याद करके ना तो कुछ खाती है ना कुछ पीती है, जिस कारण से वो बहुत कमजोर हो जाती है। लेकिन फिर भी उमा को उस पर तरस नहीं आता। वो उससे मार पीट कर काम करवाया करती थी। एक दिन नव्या सुबह के समय नाश्ता नहीं बनाती है, तभी उसके पास कुमकुम आती है और उसकी और बोलती है, ओए पागल, तू अब तक सो रही है? तुझे पता नहीं क्या मुझे किस समय कॉलेज जाना होता है? खुद तो कॉलेज जाती नहीं है, वैसे भी मैडम पढ़ लिख कर क्या करेगी? यहाँ पर पलंग तोड़ने से अच्छा है कुछ काम कर लिया कर। तुझे पता है ना मैं सुबह कॉलेज जाती हूँ, तो मेरे लिए नाश्ता क्यों नहीं बनाया? तेरे चक्कर में मैं कॉलेज के लिए लेट हो गई। चल अब जल्दी से उठ और हमारे लिए नाश्ता बना, मुझे बहुत भूख लगी है। कुमकुम, तुम्हें और मौसी को मुझसे कोई दिक्कत है क्या? तुम दोनों पूरे दिन मुझसे काम करवाती रहती हो और मुझ पर कितना अत्याचार करती हो। मौसी ने तो मेरा कॉलेज भी छुड़वा दिया, मुझसे घर का काम नहीं होता है, मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। मौसी से बोल देना वो नाश्ता खुद ही बना ले, क्योंकि मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं है कि मैं ठीक से खड़ी हो पाऊँ। नव्या के इतना बोलते ही कुमकुम अपनी माँ को जोर जोर से आवाज लगाती है। कुमकुम की आवाज सुन उमा भी नव्या के कमरे में आ जाती है, जिसके बाद कुमकुम अपनी माँ उमा को सब कुछ बताती है। अपनी बेटी की बातें सुनकर उमा नव्या को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है, क्यों री कलमुही, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? तू तो एक मर्द है, तो तुझसे काम क्यों नहीं होता? बोलने में तो तेरी जुबान चटर पटर चलती है, काम करने में तेरे हाथ पैर नहीं चलते क्या? मैंने तुझे घर में रख रखा है तो सिर्फ एक नौकरानी समझकर, इसीलिए चाहे तेरी तबीयत खराब हो, तुझे मौत भी आ रही हो, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे घर के काम चाहिए, वो भी समय पर, समझी तू? बेचारी नव्या के शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी मौसी और कुमकुम के लिए नाश्ता बनाती है, फिर बर्तन धोती है, कपड़े धोती है। जब साफ सफाई कर रही होती है तभी उमा आती है और बोलती है, ओए साफ सफाई तो बाद में कर लियो, अभी मेरी बेटी को नूडल्स खाने हैं, इसीलिए तू जल्दी से बाजार में से जाकर नूडल्स ले आ, और हाँ, मेरी बेटी के लिए अच्छे अच्छे टेस्टी टेस्टी नूडल्स बनाना। बेचारी नव्या के पास कोई चारा नहीं था। अगर वो अपनी मौसी की बात नहीं मानती तो उसकी मौसी उसे खूब पीटती थी, इसीलिए वो नूडल्स लेने के लिए चली जाती है। रास्ते में उसे एक बच्ची अपनी माँ के साथ आइसक्रीम खाती हुई नजर आती है। तभी उन्हें देखकर नव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने माता पिता को याद करते हुए सोचती है, माँ आप मुझे यहाँ पर अकेली छोड़कर क्यों चली गयी? अगर आप यहाँ पर मेरे साथ होती तो मुझे भी आप इस बच्ची की तरह आइसक्रीम खिलाती। जब से आप गई हो तब से मौसी बार बार मेरी मधु जैसी आवाज का मजाक बनाती है। काश आप मुझे भी अपने साथ ले जाती तो अच्छा रहता। वो बच्ची अपनी माँ के साथ कितनी खुश है। अगर आप भी मेरे साथ होती तो मैं बहुत ज्यादा खुश होती। उस बच्ची को अपनी माँ के साथ देख नव्या जोर जोर से रोती है। तभी पास वाले जंगल से एक आवाज आती है, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अरे लगता है किसी को मदद की जरूरत है। जब भी बचाओ बचाओ की आवाज आ रही है, मुझे चलकर मदद करनी चाहिए। जिसके बाद नव्या भागते हुए जंगल के अंदर जाती है। तभी वो नदी की तरफ जाती है। नव्या को नदी में कोई डूबता हुआ नजर आता है। तभी वो नदी में कूद जाती है और नदी से सही सलामत उस व्यक्ति को बाहर निकाल कर लेकर आती है। तभी नव्या देखती है वो बहुत ही सुंदर एक परी थी, जिसे देखकर नव्या हैरान रह जाती है और बोलती है, अरे परी जी, आप भला किसी नदी में कैसे डूब सकती है? आपको तो जादू आता होगा, आपने अपने जादू का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? नहीं बेटा, मेरे पास जादुई शक्ति नहीं है और न ही मुझे तैरना आता है। मुझे मेरे पति ने पृथ्वी लोक पर आने से मना किया था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी और पृथ्वी लोक पर आने का फैसला किया। और मैं जैसे ही पृथ्वी पर आ रही थी तभी मेरी जादुई शक्तियाँ जिस जादुई छड़ी में थी वो काली पहाड़ी के ऊपर गिर गई और अब मेरे पास कोई शक्तियाँ नहीं है जिनसे उड़कर मैं वहाँ पर जा सकूं। क्या तुम मेरी जादुई छड़ी मेरे लिए ला सकती हो? हाँ, मैं आपकी मदद करूँगी। मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा सिखाया है हमें दूसरों की मदद के लिए आगे आने चाहिए। जिसके बाद नव्या परी की जादुई छड़ी लेने के लिए जंगल में जंगली जानवरों को मात देते हुए काली पहाड़ी के पास पहुंच जाती है और परी की जादुई छड़ी लेकर वहां से वापस भी आ जाती है। अपनी जादुई छड़ी देख परी बहुत खुश होती है। जैसे ही वो अपनी जादुई छड़ी अपने हाथ में लेती है, उसे नव्या के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। नव्या, मुझे सब कुछ तुम्हारे बारे में पता चल गया है, कैसे तुम्हारी मौसी तुम्हारे ऊपर अत्याचार करती है और लोग तुम्हारी मधु जैसी आवाज की मजाक भी उड़ाते हैं और इसीलिए तुम्हारे कोई अच्छे दोस्त भी नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हें एक जादुई लिपस्टिक देना चाहती हूँ। इसको लगाते ही तुम कोयल की तरह बोलने लगोगी और साथ में तुम इस जादुई लिपस्टिक से कुछ भी मांग सकती हो। अब तुम्हें अपनी अत्याचारी मौसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। परी की बातें सुनकर नव्या बहुत खुश होती है। जिसके बाद वो जादुई लिपस्टिक लगा लेती है। जादुई लिपस्टिक लगाते ही नव्या की आवाज बिल्कुल
कोयल की तरह हो जाती है। तभी वो जादुई लिपस्टिक से कहती है, हे जादुई लिपस्टिक, मेरे सामने एक सुंदर सा घर आ जाए जिसमें सभी चीज हो, मुझे किसी चीज की कमी ना हो और उस घर में सारी सुख सुविधाएं हो। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मेरी आवाज तो बिल्कुल भी मर्दों जैसी नहीं लग रही। अगर माँ आज होती तो कितनी खुश होती। इतना बोलते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा घर आ जाता है जिसके अंदर जरूरत की सभी चीजें थी। जिसके बाद नव्या हंसी खुशी उस घर में रहने लगती है और वो साथ में अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर लेती है। जब इस बात की खबर उमा और कुमकुम को लगती है तो वो दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी उमा कुमकुम से बोलती है, जब वो नालायक हमारे घर में थी तो हम लोग कितना खुश थे। जब से वो नौकरानी हमारे घर से गई है तब से हमें ही सारा काम करना पड़ रहा है। जो जादुई लिपस्टिक नव्या के पास है वो हमें चुरा लेनी चाहिए, जिसके बाद हम भी नव्या की तरफ बहुत अमीर हो जाएंगे। ऐसा सोचकर रात के समय में उमा और कुमकुम दोनों नव्या के घर से जादुई लिपस्टिक चुरा लेती हैं। जादुई लिपस्टिक हम दोनों को बहुत सारे धन दौलत दे। जादुई लिपस्टिक लगाते ही उसकी बेटी की आवाज बिल्कुल मर्दों जैसी हो जाती है। अपनी बेटी की मर्दों जैसी आवाज देखकर उमा जोर जोर से रोने लगती है। तभी जादुई लिपस्टिक से आवाज आती है, तुम दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा अत्याचारी हो। तुम दोनों ने बेचारी बिन माँ की बेटी को बहुत सताया और उस पर बहुत अत्याचार किया। अब तुम दोनों को उसका सबक मिल गया है, लेकिन अब उसके साथ कुछ भी तुम नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसके साथ अब खड़ी हूँ। इतना बोलकर वो जादुई लिपस्टिक वहाँ से उड़कर वापस से नव्या के पास चली जाती है। दूसरी तरफ दोनों माँ बेटी अब अपनी किस्मत पर रोते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलती हूँ आपसे मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।